बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। ज़ोहरा कैसी है? शाम में वो हस्बे मामूल कुएं की मुंडेर पर बैठे थे। इनकी किसी बात के जवाब में माया ने अचानक पूछा। साथी पर गौर से देखा। ठीक है, इसने लापरवाही से शाने उचकाए। नज़र नहीं आई काफ़ी दिनों से। वो पलक झपकाए बगैर बदर का चेहरा पड़ रही थी। हमारे ख़ानदान की औरतें ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, मगर जब मैंने पहली दफ़ा इसे देखा था तो वो मुझे बाहर ही मिली थी। किसी काम से निकली होगी। कदरे लापरवाह है, मगर शऊर के साथ साथ समझदारी आती जा रही है। अच्छा, वो होले से हंसी। खैरियत पूछ लेना इसके, मेरी तरफ से पूछ लूँगा। और रात में खाना खाते हुए इसे याद आया तो एकदम ज़ोहरा को पुकार बैठा। कमरे में है शायद। हाजिरा से लड़ाई हो गई है जब इसके घर से आई है। कमरा बंद करके बैठी है। ठहर मैं भेजती हूँ। चाची का लहजा खुशी से खिल उठा। इसे लगा शायद बदर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उठ ज़ोहरा, बदर बुला रहा है। चाची ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते ही खुशी से बताया और वो जो आंखों पर बाजू रखे सुस्ती से पलंग पर लेटी थी एकदम उठ बैठी। दिमाग में कहीं खतरे की घंटी बजी। दोपहर की नादानी अभी भूली कहाँ थी। मुझे मुझे क्यों बुला रहा है? कोई बात करना चाहता होगा। इसकी हिचकिचाहट देखकर चाची ने तसल्ली दी। इसे बोल दो मैं सो रही हूँ। वो घबरा उठी थी। गलत है ज़ोहरा, चल उठ जल्दी कर। और चारों ने चार इसे जाना ही पड़ा। जी। बमुश्किल ही वह इसकी चरपाई के किनारे टिक पाई, जैसा अभी भागने को तैयार हो। कोई काम था? नहीं, काम नहीं था। माया फिर रुक कर जैसे तमीज़ बांधी। दरअसल शाम में माया मेम साहब से मुलाकात हुई थी। वो तुम्हारा पूछ रही थी। ज़ोहरा का तो जैसे खून खुशक हो गया। इसे ये क्यों भूल गया था कि थानेदार और ठाकुर जी को जितना मना करे सबसे पहले तो बदर को मेम साहब बताएगी। खुदाया वो कहाँ जाए। क्या पूछ रही थी? हाल पूछ रही थी। कह रही थी अरसा हुआ तुमसे मुलाकात नहीं हुई, सो तुम्हारी फ़िक्र थी। वो खाना ख़त्म करके हाथ साफ कर रहा था। ज़ोहरा ने बेयकीनी से इसे देखा। बस यही कहा उन्होंने? हाँ, और कुछ नहीं कहा। और क्या कहना था? वो बर्तन पर एक खिसकाता उठ खड़ा हुआ। ज़ोहरा ने सर उठाकर इसे देखा। हवेली आने का नहीं बताया? बेख्तियार लबों से फिसला। क्या? वो समझा नहीं। मेरा मतलब है उन्होंने ये नहीं बताया कि वो हमारी हवेली कब आएंगी। पूरे दिन में इसने पहली अकल की बात की थी। नहीं। वो बटवा जेब में डालता बाहर चला गया और वो इसके कदमों की चाप सुनती रही। मेम साहब ने बदर को क्यों नहीं बताया? वो बरामदे की खामोश दीवारों से पूछ रही थी। वो थाने में चौधरी दिलावर के साथ बैठा था। किसी झगड़े की सुलह सफाई करवा रहा था जब से एक सिपाही ने आकर इतला दी, बाहर कोई औरत आई है। शाह साहब आपसे मिलना चाहती है। कौन है? वो जो दूसरे मामले में पूरी तरह से मुनहमिक था उलझ कर पूछने लगा। नाम नहीं बताती। इससे कहो सवेरे आना, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। जी चौधरी साहब। कोफ्त छुपाता वापस इधर मुतवज्जा हो गया। साइरिन सुबह शाम शिकायत लेकर आते रहते हैं। किसी बड़ी वारदात या कत्ल का किस्सा होता तो वो औरत यकीनन किसी अहलकार को बता देती। यकीनन कोई ज़ाती नोयत का काम होगा, सो इसने अहमियत ना दी। चौधरी दिलावर का मामला निपटा कर वो नकब जनी की एक जाए वारदात पे चला गया। सिखों के एक सरकर्दा ख़ानदान की हवेली में नकब लगाकर रात को चोरी हुई थी। कुछ अर्सा कबल मरने वाले चौधरी मंगल सिंह इसी ख़ानदान का फ़र्द था। इसने खुरे उठवाए, तफसील से रिपोर्ट बनाई, घर वालों के बयानात लिए, नंबरदार को थाने बुलवा कर इसके ख़ानदान के बारे में चंद मालूमात लीं। अगर जब वो इस कार्रवाई से फारिग हुआ तो शाम ढल चुकी थी। वो औरत चली गई थी। इब्तदाई तफ्तीश के रिपोर्ट रकम करते हुए एकदम याद आने पर इसने सिपाही को बुलाकर दरियाफ्त किया। हाँ जी, वो कुछ भी कहे बिना ही चली गई। अच्छा। वह हैरान हुआ। जाने कौन थी? कोई नाम नहीं, पता नहीं बताया? नहीं जी। शक्ल हुलिया कैसा था? वो अंदाज़ा करना चाह रहा था कि वो कौन थी। चेहरा छुपा रखा था। आवाज़ से तो कम उम्र लगती थी। आंखें खूबसूरत थीं। काली चादर ओढ़ रखी थी। काली चादर। वो बेख्तियार चौंका। ओह खुदाया,
कैसे भूल गया इसे कि वो थाने आएगी। शायद इसे अंदर से उम्मीद ही न थी कि वो वाकई आ जाएगी, और अब अगर आ ही गई थी तो कैसे गलती हो गई। रब्बा, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। कल अगर वो आए तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना। वो ख्वामख़्वाह सिपाही पे गुस्सा निकालने लगा। फिर इसके जाने के बाद उकता कर फाइलें परे कर दीं और कुर्सी पर दराज होकर आंखें मूंद लीं। जहन के पर्दों पर फिल्म की तरह कल के मनाजिर चलने लगे। वो गुमसुम सी घबरा कर खड़ी होने वाली लड़की, कपकपाती उंगलियों से थामा काली चादर का कोना, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में उतरी वहशत। बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की पहली दफ़ा देखी थी। पहली दफ़ा किसी ने इसके दिल पर दस्तक दी थी, और पहली दफ़ा इसे बदर से शदीद नफरत महसूस हुई थी। शायद वो लाशऊरी तौर पर अपना और बदर का मुवाजना करने लगा था। गनेरी रात फिर से पुराने कब्रिस्तान पर उतर आई थी। बरगद की छाया तले दोनों फिर से मौजूद थे। गोपाल इस रात जाने कहाँ था? बदन ने पूछना ज़रूरी न समझा। एक सवाल करूँ माया? वो कब्रिस्तान के नादीदा भूत की बातें करते करते एकदम से गुफ्तगू को किसी और मोड़ पर ले जाने लगा था। पूछो। वो तने से सर टिकाए ऊपर आसमान को देख रही थी। वो काले बादलों से ढका था। चाँद और तारे जाने कहाँ गुम हो गए थे। तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इस शाम डलहौजी में क्यों था। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम इस सुबह जंगल में क्यों थे। बदर ने देखा, वो मोतियों की लड़ी इस तरह इसके बालों से लटक रही थी। लड़ी कितनी लंबी थी ना। बदर ने उंगली से मोतियों को छुआ। वो बेहिस्सो हरकत ऊपर देखती रही। तुमने क्यों तोड़ा था इसे? पहले बताया था ना, ये शाही ख़ानदान का दस्तूर होता है। इसने लड़ी छोड़ दी। वो ओहले से माया के कंधे पर आन गिरी। तुम इस शाम डलहौजी में क्यों थे? सियाह बादल हल्के हल्के गरजने लगे थे। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह पर गया था। वो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। मालूम ही ना हुआ कि कब सांप ने काटा। और तुम्हारे दोस्त? बारिश होले होले बरसने लगी थी। बरगद की बूढ़ी शाखों ने बूंदों पर रास्ता रोक लिया, मगर सामने कब्रें गीली होने लगीं। तुमने नीचे जाकर जिन लोगों को भेजा था वो मुझे अस्पताल ले गए थे। बाद में मेरे दोस्त भी मुझे तलाश करते इधर आ गए थे। तुम्हारे दोस्त कौन? वो नादिशा? अरे नहीं, वो बस गाँव का यार है। हम दोनों में मुमासलत ये है कि दोनों को फरंगियों से नफरत है, और इनका यहाँ बिलखसूस शिकार के लिए आना सख्त नापसंद है। मगर जब हमने माखा के साथ मिलकर इनको लूटना शुरू किया तो फरंगी बेल आने से घबराने लगे। माखा यहाँ का एक नामी ग्रामी डाकू है। इस रोज़ बदचीत वाला था। मैं भी तो फरंगी हूँ बदर। एक लम्हे को बिजली ज़ोर से चमकी। पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया। गीली कब्रों पे कतरे मूसलाधार बरस रहे थे। दूसरे ही पर अंधेरा छा गया। तुम्हारी बात और है। कंपनी बहादुर के साहब बहादुर कारोबार करने इधर आए थे, फिर यहाँ कब्जा करके बैठ गए। हिंदुस्तान के बाकी लोग भी कंपनी बहादुर से नफरत करते हैं। करते तो सब ही हैं, इजहार कोई कोई करता है। तो इस सूरत हाल का क्या बनेगा? जब फरंगी यहाँ से जाएंगे तो मुसलमान इधर कब्र हिंदुस्तान में एक अलग रियासत बनाएंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। वो ज़ोर से हंस पड़ी। तुम किस दुनिया में रहते हो बदर? फरंगी यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। वो 100 साल बाद भी इधर ही होंगे। तुम कब तक हो यहाँ? इसने लाहासिल सियासी बहस से बचने के लिए बात को रुख मोड़ दिया। बारिश मध्यम होते रुक चुकी थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। मालूम नहीं। और इसने जवाब दिया। वो कुछ नहीं बोली तो वो थक कर इधर खुद ही कहने लगा, जब मैंने ठाकुर शेखर की दुल्हन के बारे में सुना तो मुझे लगा ये बेली की वही महारानी है जिसने मेरी जान बचाई थी। और बग्घी में तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे यकीन सा हो चला। तो मैं लाशऊरी तौर पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, हर जगह हर वक्त। मैं नहीं जानता कि सब क्या है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कभी ना जाओ। और ज़ोहरा कहाँ जाएगी? इसे कोई भी मुझसे बेहतर मिल जाएगा। मैं बस बात इसके लबों पे ही रह गई। कब्रिस्तान के फाटक के साथ एक ह्योला सा गुजर रहा था। ये कौन है? माया सरगोशी में बुड़बुड़ाई और हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। शायद वही भूत। बदर के अंदर जोश सा भर गया। ये तो वो जैसे पहचान गई, और इससे पहले कि वो संभलता तीर की तेज़ी से उठी और लपक कर दौड़ती इस तक जा पहुंची। और जो इसे देखकर उल्टे कदमों वापस मुड़ने को था, इसे मौका ही ना मिल सका।
مائیں نے اس کے گریبان پکڑ لیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ انگریزی میں غرائی، مگر جواب دینے کے بجائے اس شخص نے اس کے ہاتھ جھٹک کر اپنا گریبان چھڑایا اور بھاگتا ہوا واپس ہو گیا۔ بدر دیکھ چکا تھا، وہ لمبی سبز برساتی پہنے شخص ڈپٹی کمشنر جان کارلس تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا معلوم نہیں۔ وہ اس طرح غصے میں سرخ پڑتی اس کو دور گم ہوتے دیکھتی رہی۔ کیا یہی وہ بھوت تھا؟ معلوم نہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پھاٹک پار کر گئی اور وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر آہستہ سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ تجھے زہرہ پہ کیا اعتراض ہے میرے پتر؟ اس دوپہر والا منظر پھر سے سج گیا تھا۔ وہ اسی طرح برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور فکر مندی سے چاچی پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی اور وہ اس کے اندر دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تو کیوں انکار کرتا ہے؟ اسے مجھ سے بہتر۔ بات بہتر کی نہیں ہے پتر، بات اعتراض کی ہے۔ تجھے اعتراض کیا ہے؟ وہ سوہنی نہیں ہے، سلیقہ شار نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اماں۔ اس نے تھک کر توڑا ہوا نوالا واپس رکھ دیا تھا۔ نہ برائی تو ہے نا اس میں۔ وہ ولایت سے نہیں آئی، پٹر پٹر انگریزی نہیں بولتی۔ میری دھی جتنی اچھی ہو جائے وہ میم نہیں ہے تو کیوں کرے گا اس سے شادی؟ اماں میں نے ایسا کب کہا؟ وہ پریشان سا ہو گیا۔ بس کر بدر، چاچی برتن سمیٹنے لگی۔ تو ماں کو بیوقوف سمجھتا ہے؟ سارا گاؤں جانتا ہے کہ تو میم صاحب سے ملتا ہے۔ کل نذیرہ پانی بھرنے کنویں پہ گئی تو تجھے ادھر دیکھا، الٹے قدموں واپس آئی۔ وہ تو بتا میم صاحب سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ جواب تو اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ تو جا کر پوچھ لے میم صاحب سے، کرے گی وہ تجھ سے بیاہ؟ اس نے سر اٹھایا۔ میں اس سے پوچھ چکا ہوں۔ چاچی صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی اور اندر زہرہ کا دل ڈوبتا گیا۔ تو نے کیا پوچھا اس سے؟ یہی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وہ مان گئی۔ بہت دیر بعد چاچی بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے مان کی کٹیاں تھیں۔ نہیں۔ زہرہ نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ چاچی حیرت زدہ رہ گئی۔ بھلے وہ نہ چاہتی ہو، مگر اسے امید نہیں تھی کہ کوئی عورت اس کے ماں کے سجیلے پتر کو انکار کر سکتی ہے، وہ بھی وہ گوری چمڑی والی پھیکی میم صاحب۔ زہرہ کے آگے کہاں وہ شہزادی اسے حسین لگ سکتی تھی؟ نہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کھانا کب کا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب پتر؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا اماں۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ شب بیداری کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چاچی کو ایک دم اس پر بے پناہ ترس آیا۔ زہرہ کتنی لاڈلی سہی، وہ اس کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، پہلوٹی کی اولاد۔ باقی 4 بچے تو پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے، ایک وہی تو تھا جو اس کے پاس تھا۔ میرا پتر۔ وہ برتن چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ فرنگی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ اول تو تجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ تیری ماں دنیا دیکھے ہوئے ہے پتر، وہ بھلا کیوں کسی ہندوستانی سے شادی کرے گی؟ شیکھر کیا تھا پھر؟ تو مجھے بتا، شیکھر سے کیوں کی تھی اس نے شادی؟ زیادہ مال و دولت والا تھا کیا؟ اس سے چاچی نے الٹا سوال کر دیا۔ نہ نہیں، وہ تو محبت کی۔ رک گیا۔ چاچی اس سے یہی کہلوانا چاہتی تھی؟ ہاں، تو محبت تو اس نے شیکھر سے کی تھی، اور زندگی میں بس ایک بار ہی محبت کرتی ہے بدر۔ وہ بھلے بعد میں کسی کو کتنا ہی چاہنے کا دعویٰ کرے، اس کے سارے جذبے استعمال شدہ اور پرانے ہوتے ہیں۔ وہ ساری عمر اس سے پہلے مرد کو دل سے نہیں نکال پاتی تو دوسرا مرد بنے گا۔ اماں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا مذہب۔ ماں کو مذہب نہ پڑھا۔ سارا پیار اڑن چھو ہو گیا۔ وہ پھر ماں سے ملکانی بن گئی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیری ماں نے دنیا دیکھی ہے، وہ عورت شکل سے ہی لومڑی لگتی ہے مجھے۔ یہی ڈر تھا وہ تجھے لے اڑے گی۔ جا کر نہیں، اس سے بیاہ کر۔ تو دیکھ رکھیو، وہ فرنگی ادھر رہنے کی نہیں، وہ تجھے انگلستان لے جائے گی، تب تجھے اماں یاد آئے گی۔ اماں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اسے دوسری دفعہ نہیں کہوں گا، اور اس نے اقرار کر لیا تب بھی تیری مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ تو فکر نہ کر، اور اس کے بارے میں ایسے غلط اندازے نہ لگا۔ وہ دوسرے فرنگیوں سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے چاچی کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ قدرے سکون ہوئی، مگر لہجہ سخت ہی رکھا۔ مگر یاد رکھیو، یہ سب فرنگی ایک جیسے ہیں، چور، غاصب اور لٹیرے۔ تیری یہ میم صاحب بھی اسی خصلت کی۔ رہنے دو اماں،
بیزار سا باہر نکل گیا۔ چاچی نے تھک کر گہرا سانس لیا۔ وہ پرسکون تھی مگر زہرا نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا بدا چاچی کو بھی منا لے گا اور مایا بھی مان جائے گی۔ ایسے میں وہ کیا کرے گی؟ تھانے دار کے پاس جاؤں، مگر کل گئی تو ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن کیا معلوم وہ کوئی راستہ نکال دے اور میم صاحب یہاں سے دفع ہو جائے۔ یا خدا! اس نے تھک کر اوپر دیکھا۔ ان فرنگیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کر، اب یہ اور برداشت نہیں ہوتے، اور کالی چادر اوڑھنے لگی۔